दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है। लेकिन चर्चा तो करें। तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है उनको, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है और संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसको खत्म करो। उस पर कब बिल ला रहे हैं किरण रिजिजू जी? चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हमारा जो भी स्टैंड था वो स्टैंड हमने जेपीसी में संशोधन के रूप में दिया था। अगर उस रूप में नहीं आया तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट के अंदर हम वही स्टैंड लेंगे जो जेपीसी में हमारा था, इंडिया गठबंधन। वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर 2009 का मैनिफेस्टो है बीजेपी का, जिसमें ये रहमान कमेटी के रिकमेंडेशंस को लागू करने की बात कह रहे हैं। ये इनका दोहरा चरित्र नहीं है। वक्फ में व्याप्त भ्रष्टाचार जिसकी शिकायत खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने करी है, उससे उनको निजात मिलने वाली है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये मुस्लिम के हित चिंतक नहीं है, ये उसको वोट बैंक बनाकर उसका उपयोग करने वाले लोग हैं, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहाँ पर गलत कैसे हो रही है? वो ये जो मिसलीड कर रहे हैं, तो ये किसी का प्रॉपर्टी हम वापस लेने का बात नहीं किया है, इधर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का। चंद लोग हैं, चंद मुस्लिम धर्मगुरु हैं जिनके पास में अकूत संपत्तियां वक्फ की हैं, तो इन्हें इन संपत्तियों को वापस भी देना होगा ना। इस अमेंडमेंट में ऐसा तो है नहीं कि जो जिसने कब्जा कर ली है इसका हिसाब भी देना होगा इनको। तो वक्फ बिल पर आर पार, क्या ये पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सब कुछ आप देखने वाले हैं इस वक्त। लेकिन रार मची हुई है क्योंकि पास हो जाएगा वक्फ बिल, यह सवाल है। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है इस बिल को लेकर, विरोध जता रहा है, योजनाएं बना रहा है, रणनीति बना रहा है कि आगे भी हम इस पर अपना विरोध जताते रहेंगे। कल ही पेश होना है, 2 अप्रैल की तारीख होगी और सबको इंतजार है दिन के 12 बजे का, जब इसे पेश किया जाएगा। नंबर्स पूरे हैं लेकिन विरोध का जो स्वर है और यह बिल की कॉपी जो हाथों में है, और साफ तौर पर यह बिल की कॉपी के लिए जो दिन है, जो समय है, वो मुकर्रर है। अखिलेश जी को शून्यकाल के लिए मैंने कहा, अखिलेश जी को शून्यकाल के लिए आप सदन नहीं चलाना चाहते, शून्यकाल नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को कि बोलने दूंगा, आप बेटे सिराज पे, आप बेटे सीट पे, शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है और मैं महत्वपूर्ण समय पर सबको बोलने दूंगा, आपको सारे विषय उठाने दूंगा। शून्यकाल में जो आप विषय उठा रहे हो सबको उठाने दूंगा, आप सदन चलाने दें।
तो आपने देखा कि लोकसभा में किस तरीके से जो सभापति हैं वो बैठने को कह रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। लेकिन इधर एनडीए अपनी रणनीति के मुताबिक यहां पर एनडीए की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया और एनडीए गठबंधन के लोग भी बैठे और किस तरीके से मीटिंग हुई, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और इस बात को लेकर कि आगे क्या करना है, विरोध का तरीका क्या होगा। आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से। कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी। डिस्कशन करेगा, बीजेपी डिस्कशन नहीं करना चाहता है। तो स्टैंड क्लियर है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, शुरू से इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर फैसले का टाइम आ गया है। बस कुछ घंटे में वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। बिल के आने से पहले ही इसे लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बाद लोकसभा में सरकार बिल को आसानी से पास करा लेगी। विपक्ष को उम्मीद राज्यसभा को लेकर है। बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्यसभा में विपक्ष कोई खेल करने की स्थिति में है। गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह। तो वक्फ बिल पर क्या बात बनी है, इसकी रूपरेखा क्या है, भीतर खाने क्या हो रहा है, मीटिंग का दौर चल रहा है और कैसे आगे इसे समझाने की कोशिशें हो रही है, सब कुछ जानते हैं। वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा था। जेडीयू और टीडीपी के स्टैंड पर सस्पेंस था। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ओवैसी ने दोनों से अपील की, विपक्ष ने भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को घेरा। अब दोनों ही वक्फ बिल पर सरकार के साथ है। दोनों ने वक्फ बिल को मुसलमानों के हित में बताया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने दोनों दलों के सुझाव मान लिए हैं। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दोनों पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल पर 3 सुझाव दिए थे और दावा किया जा रहा है कि सरकार ने दोनों दलों के सुझावों को मान लिया है। कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए, पहला सुझाव था। पहले सुझाव में नीतीश की पार्टी ने एक बड़ा सुझाव दिया और पुरानी मस्जिद, दरगाह या दूसरे मुस्लिम धर्म स्थान, यह दूसरे सुझाव के तौर पर है जिससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। तीसरा जो सुझाव था उसमें कहा गया कि जमीन राज्यों का विषय है, जमीन पर राज्यों की स्पष्ट राय भी ली जाए। राज्य सरकार कलेक्टर रैंक के ऊपर के अधिकारी नियुक्त कर सकती है। इसके अलावा कलेक्टर को ज्यादा ताकत देने का भी विरोध हो रहा था। तो तीसरा सुझाव की बात हमने आपको की, लेकिन हम आपको बताएं कि इसके अलावा भी जो जिच मची है, आर पार की लड़ाई है, वो किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, हम आपको बताते हैं। आइए, तो वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश हो जाएगा। दोपहर 12 बजे लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। बीजेपी ने इसे लेकर व्हिप जारी कर दिया है और टीडीपी, जेडीयू समेत सहयोगी दल बीजेपी के साथ हैं। वक्फ बिल को लेकर इंडी गठबंधन की एक बैठक होती है और विपक्ष वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेगा, इस बात की रणनीति बनती है। ऐसे में कल लोकसभा में जोरदार हंगामा होता है। अब जरा हम पूरी लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं। समर्थन और विरोध की बात जहां तक हो रही है, समर्थन में कितने लोग हैं, विरोध में कौन कौन है। अगर बीजेपी के सीटों की संख्या अगर आप देखें तो किस तरीके से कुल मिलाकर 294 यानी कि एनडीए की ताकत यहां पर दिखती है। हालांकि 272 ही बहुमत का आंकड़ा है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा अभी जो शक्ति है सरकार के पास उससे कहीं पीछे है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, जो शोर शराबा है वो ज्यादा है, नंबर्स कम है और यहां पर जो अगर टोटल कर दें तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत आगे भी निकले तो 239 पर जाकर ये दम आंकड़ा तोड़ देता है। तो समर्थन और विरोध की बात हमने आपको दिखाई। एक एक करके इस लिस्ट में यह पता चलता है कि ताकत नंबर से होती है और लोकसभा में इन्हीं नंबरों के जरिए बात आगे निकलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि जो गिरिराज सिंह हैं उन्होंने क्या कहा है और ओवैसी क्या कह रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है। इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है, ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को
जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी। फिर सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करे। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं कि अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी दी नहीं, रोजगार दिया नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, तो इनका वोटर भी इनसे नाराज है। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं, किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। तो हम आपको बताएं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से आस लगाकर बैठा है कि अभी भी कुछ है, उम्मीदें तो इन्हीं दोनों से हैं। इसके अलावा हम आपको बताते हैं, उम्मीद तो है, लेकिन राज्यसभा में भी जब 3 तारीख होगी वहां भी इसे पेश किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा में अगर ये जाता है तो वहां पर नंबर्स क्या होंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा में मौजूदा जो सदस्य हैं वो 236 के करीब है। बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 119 का। अब मेरे दाएं और बाएं गंभीरता के साथ देखिए कि बीजेपी और एनडीए की ताकत। बीजेपी जो है 98 नंबर्स उनके पास है, लेकिन एनडीए की ताकत 115 है। अगर इसमें मनोनीत सदस्य 6 और जोड़ दिए जाएं, 6 और जोड़ दीजिए, तो यह बहुमत के आंकड़ों के पार निकल जाता है। अगर विपक्ष की तरफ देखें, कांग्रेस के नंबर 27 हैं, लेकिन पूरे होल इंडी गठबंधन को देखिएगा तो 85। चलिए इसमें 2 और जोड़ लेते हैं, वाईएसआर कांग्रेस 9 और बीजेडी 7। इनके जोड़ने के बाद भी ये बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि नंबर गेम में राज्यसभा में भी आगे निकल गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है ये हम आपको बता रहे हैं, 6 मनोनीत सदस्य जोड़ने पर 115 प्लस 6 यानी कि 121 तक ये आंकड़ा पहुंचता है। और ऐसे में राज्यसभा से भी बिल पास हो जाएगा। अगर ये दोनों इंडी के साथ हो तो 85 और 16 जोड़ देते हैं तो आंकड़ा 101, यानी कि बहुमत से पीछे। ऐसे में विपक्ष बिल पास होने से नहीं रोक पाएगा। तो आंकड़े बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं कि किस तरीके से यह नंबर गेम इंडी को पीछे छोड़ता है और एनडीए को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए जो पॉलिटिकल लोग हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं, देखते हैं। ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, देश को तोड़ने वाला बिल है। कभी कुंभ की आलोचना करो, कभी सनातन को गाली दो, कभी हिंदू और मुसलमान करके अब दंगाइयों के पक्ष में खड़े हो जाओ। इस प्रकार का विभाजन की जो नीति है विपक्ष की, वो जनता के सामने आ चुकी है। नौजवान बेरोजगारों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले झगड़ा कराने में लगाना, इसलिए बिल लेके आया। सारी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का काम, अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। चंद लोग हैं, चंद मुस्लिम धर्मगुरु हैं जिनके पास में अकूत संपत्तियां वक्फ की हैं, तो इन्हें इन संपत्तियों को वापस भी देना होगा ना। इस अमेंडमेंट में ऐसा तो है नहीं कि जो जिसने कब्जा कर ली है इसका हिसाब भी देना होगा। हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहाँ भी करा लेंगे और ये रिकॉर्ड करेंगे, हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं, इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया। ये तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। हमने तमाम चीजें दी थी और हमारी तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है।
विपक्ष को बोलने नहीं देते। कह रहा हूं, जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए और इस पे चर्चा करें, जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। ये सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं है, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये उनके का धार्मिक विषय है, उस धार्मिक आज़ादी पे, धार्मिक क्षेत्र पे अतिक्रमण करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये जो मिसलीड कर रहे हैं, तो ये किसी का प्रॉपर्टी हम वापस लेने का बात नहीं किया है। इधर वो यही कर सकते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है उनको। सोचिए, रेलवे से ज्यादा जमीन है इनके पास और वो उनके लाभ में, उनके भले के लिए जाएगी। यही बात की पीड़ा है। वोट के लिए उन लोग उनको गरीब रखना चाहते हैं, उस समुदाय को। ये बहुत गलत बात है। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा जमीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। दलीलें भी कैसे कैसे दी जा रही है। कहा जा रहा है कि पढ़ने का समय नहीं दिया गया और सीधे एग्जामिनेशन हॉल में बिठाया जा रहा है। तो वक्त को लेकर आर पार की लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। आर पार की तो लड़ाई हो रही है और इसके बाद जो विरोध का जो तरीका है, भोपाल से जो तस्वीरें आई उसमें आप देखेंगे कि काली पट्टी लगाकर लोगों ने वक्फ का विरोध किया। ईद के दिन को भी आपको याद करना चाहिए, जब नमाजियों ने ईद की नमाज पढ़ी उस वक्त भी उनके हाथों में काली पट्टी बंधी हुई थी। इसका मतलब कि वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे और विरोध का ये तरीका था। चलिए, वक्फ बिल में क्या क्या बदलाव की बात है, नया क्या पुराना क्या। तो अगर आप नए की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले पुराना। वक्फ जमीन को लेकर सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील संभव, ये पुराना जो बिल में जो चीजें थी। नया यह है कि ट्रिब्यूनल के साथ रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में भी आप अपील कर सकते हैं। दूसरा नंबर, पुराने की तरफ चलते हैं। वक्त ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होगा, चुनौती आप उसे कहीं नहीं दे पाएंगे। लेकिन नए में क्या है कि अब फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट तक आप जा सकते हैं, यानी आपको न्याय मिलेगा। पुराना क्या है, किसी जमीन पर मस्जिद तो वक्फ की संपत्ति ये हो जाती थी। नया यह है कि जब तक यह साबित ना हो जाए तो कि वक्फ को संपत्ति दान की गई है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे वहां मस्जिद बनी हो, वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। चलिए, पुराना यह था कि वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की नो एंट्री थी। नया यह है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिला और दूसरे धर्म के 2 लोगों की एंट्री यहां पर की गई है। तो नए पुराने का पूरा फर्क आपने देखा, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को देखेंगे। लेकिन मौलाना क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। जी, कोई 10 साल 11 साल हो गए उनकी हुकूमत को, हमको 10 बातें नहीं, कोई एक काम ये बता दें वो कि वो मुस्लिम हितों में हुआ। मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है, इसमें किसी किस्म की सियासत और राजनीति ना होनी चाहिए जो हो रही है। और जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं उस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये अमेंडमेंट्स हमें क्यों कर नामंजूर हैं। अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे पूरा ये यकीन है कि ये प्रपोज अमेंडमेंट इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से पास नहीं होंगे। डिस्प्यूट है बिल के बारे में, अपोजिशन का भी है और हम लोगों का तो शुरू से उसके अगेंस्ट में ही उनकी बहुमत है, गवर्नमेंट उनकी है। तो वो सब बातें सुनते तो हैं, लेकिन उन बातों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं, उन बातों पर कोई इम्प्लीमेंट होता नहीं है। तो इसलिए जो है उस बिल की हम लोग शुरू से मुखालफत हैं और हुकूमत का मंशा जो है साफ नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है। तो कल दिन के 12 बजे सबको इंतजार है वक्फ संशोधन बिल का, लेकिन इससे पहले क्या होता है। जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर यहां प्रदर्शन होने शुरू हो गए और पोस्टर लेकर इसका विरोध जताया गया। अब उस आवाज को भी जरा सुनिएगा कि किस तरीके से यहां पर विरोध हो रहा है। तो दिल्ली में वक्फ बिल का विरोध, और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि यहां पर हिंदू पक्ष भी बैठा है और हिंदू पक्ष भी यहां पर बिल के समर्थन में अपनी आवाजें बुलंद कर रहा है। तो दिल्ली में इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहां पर पूरी तरीके से ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है ताकि शांति बहाली हो, और कानपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ड्रोन से पल पल की निगरानी रखी जा रही है, और मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ड्रोन से वो सारे उपाय किए जा रहे हैं ताकि जो कोशिशें हैं, जो सुरक्षा मानक हैं, उनका जो बंदोबस्त किया जाए। इसके बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो
मसला है वो कहीं पढ़ ना जाए, उसे कैसे कंट्रोल रखा जाए, इसके लिए पुलिसिंग कर दी गई है और ये भी कोशिश की जा रही है ताकि वक्फ बिल पर जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो उससे समय रहते रोक लिया जाए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं और कानपुर में शांति बहाली के जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। तो वक्फ बिल पर टकराव और टकराव को रोकने के प्रयास, और ये प्रयास ये बता रहे हैं कि कुछ नहीं होने देंगे, 12 बजे का समय है, बिल अपने समय पर आएगा। चलिए हम आपको बताते हैं वक्फ संपत्ति का जो फैसला है वो कलेक्टर करेगा और कलेक्टर के हाथ में पूरी जिम्मेदारी होगी। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है, समर्थन क्यों, यह समझिए। कलेक्टर सरकार का प्रतिनिधि होता है और वो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। वक्फ ट्रिब्यूनल से अधिकार कलेक्टर के पास चला जाएगा। विरोध इसलिए हो रहा है और समर्थन इसलिए कि वक्फ की मनमानी पर लगाम लग जाएगी और ऐसे ही वक्फ किसी संपत्ति पर हक नहीं जता सकता। अब विरोध इसलिए हो रहा है कि पहले दावे के साथ ही संपत्ति वक्फ की हो जाती थी, यानी कि दावा हुआ और संपत्ति वक्फ की हो गई, लेकिन रेलवे से लेकर कोर्ट तक की जमीन पर इनका दावा है, जो कि इस तरह के दावे से भविष्य में बचा जाएगा। समर्थन इसलिए हो रहा है। अब विरोध की बात करते हैं। विरोध इस बात को लेकर है कि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, जो कहा वो अंतिम फैसला है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब क्या होगा, समर्थन इस बात का हो रहा कि अब फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है। रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील संभव है और इससे अवैध कब्जा, मनमानी पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। अब विरोध पर आते हैं। विरोध है कि पहले मस्जिदों या कब्रिस्तान जैसी संपत्तियों को जो इसके दायरे में बिना किसी दस्तावेज के वक्फ के रूप में मान्यता दी जाती थी, ऐसी कई ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं होने का दावा है। लेकिन समर्थन इस बात का हो रहा है कि अब आधिकारिक वक्फ डीड होनी जरूरी है। इससे जबरन जमीन कब्जे पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। तमिलनाडु के एक गांव को वक्फ संपत्ति बताया गया था और लखनऊ में 250 साल पुराने शिव मंदिर पर भी दावा ठोक दिया गया और इस तरह के दावे अब नहीं किए जा सकेंगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की जो एंट्री है उसको लेकर क्या है। किसी भी हिंदू धार्मिक स्थल या संगठन के बोर्ड में मुस्लिम नहीं है, इसलिए विरोध है। विरोध इस बात को लेकर है कि वक्फ में गैर मुसलमानों को शामिल करने का औचित्य नहीं है, यह कहा जा रहा है। लेकिन समर्थन इस बात का है कि वक्फ बोर्ड का विस्तार करने के लिए यह जरूरी है। शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों को यहां पर मौका मिलेगा। अन्य धर्म के 2 लोगों के साथ 2 महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। इससे वक्फ बोर्ड का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो जो आम लोग हैं उससे काफी खुश है, जिन्हें फायदा नहीं मिला वो काफी खुश हैं और जो आम लोगों की राय है उनकी जुबानी ही सुनते हैं। मुसलमान आज भी वही स्थिति में, निम्न स्थिति पे वही पंचर जोड़ रहा है, वही मैकेनिक बना हुआ है। उनको जिन अधिकार मिलना चाहिए। और फिर दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का तो काम ऐसा है, कल मंदिर पे हमारे कब्जा कर देंगे, कहने लगे मंदिर जिस पे बना हुआ है ये हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो ये चलेगा नहीं। जो एक विधान, एक प्रधान और एक निशान इस हिंदुस्तान में। इस बिल का स्वागत करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक औकाफ की प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ। मेरा फैमिली मैटर था चाचा को लेकर, मैं कई बार वक्फ बोर्ड गया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक फिर मुझे आखिर में जाके गवर्नमेंट का नहीं SDM के पास जाना पड़ा, उसके बाद जाके कहीं जाके सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड में कोई भी सुनवाई नहीं है। उंगली रख दें वो वक्फ की हो जाए, ना इनका कोई कोर्ट में जा सकता है, ना किसी से कोई अप्लाई कर सकता है। इन्हीं के सारे सदस्य होते हैं, इन्हीं के अध्यक्ष होते हैं। तो ये मनमती है, इसको पूरी तरीके से मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड को खत्म ही होना चाहिए। पता नहीं है कि क्या कानून है और आगे क्या होगा, लेकिन हमारा मानना ये है अगर सरकार ला रही है कुछ सोच समझ कर ही ला रही होगी। और 70 साल से अगर नहीं लाई कांग्रेस, उसने क्या करा वो नहीं मालूम, लेकिन अगर बीजेपी लेके आ रही है मुसलमानों के हित के लिए होगा। और हमारा शुरू से हमारे हिंदुस्तान पे रहा, पूरी दुनिया पे रहा है, तो क्या सनातनी जहाँ पर उंगली रख देंगे क्या पूरी सनातनी की जमीन हो गई? अगर वक्फ बिल के विषय में कोई संशोधन नहीं होता या कोई नहीं होता तो सनातन बोर्ड भी बनाना चाहिए। पहले NRC आया, CA आया, सब आया, उस टाइम में बड़ा प्रोपोगंडा बनाया लोगों ने, विपक्षी लोगों ने, सब मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा, मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, मुसलमान शरणार्थी बना के छोड़ दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा, खाने पीने की चीज नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान। तरीका गलत है, वो सही समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वक्फ बिल है क्या। उनके ही फायदे की चीज है, उनकी जमीन को कोई कब्जा कर लेगा, लड़ने के ही उनके ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं लड़ाई करने का आपके आसन मतलब तरीका ही नहीं है आपके पास जाने के लिए। पहले जैसे 20-25 साल पुराना वक्फ का रिकॉर्ड अगर हम ढूंढें तो देखते हैं कि जो मुसलमान
मुसलमानों को पहले से जो पावर में था, मतलब ये कानून अगर सही था तो उससे पहले लोगों को कोई उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिला? कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं जिनको उसका मदद मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिली। पक्ष भड़का रहा है, इनको वोट बैंक की चिंता है, ये हमारी थोक वोट है बस कहीं नहीं जाएगी, बस इनको आएगा समझ में आएगा क्योंकि मोदी जी सबके लिए बराबर विकास कर रहे हैं। वो जितना मोदी जी ने मुस्लिमों के लिए करा इतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। सरकार को आता है मजा इसके अंदर, जैसे एनआरसी लेके आ गए, सीए का लेके आ गए, अब लेके इसका वक्फ का आ गए, तो ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए, इसका विरोध करते हैं हम। तो आज के तमाम बयान आपने सुन लिए, लेकिन कल के बाद जब ये बिल पेश हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उस पर सबकी निगाहें। आइए अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं और ये खबर बुलडोजर से जुड़ी हुई है। बुलडोजर पर जुर्माना, वो भी 10 लाख का। उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन होता है, खासकर उनके खिलाफ जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है या फिर जो माफिया हैं, माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलता है। और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे बुलडोजर एक्शन हुए जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो एक्शन हुआ है वो क्यों हुआ, ये आप जानना चाहेंगे। यह एक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 10 लाख का जुर्माना दिया। खासकर याचिकाकर्ताओं को यह कहा गया कि आप जो हैं इस पर एक्शन ले और 10-10 लाख का जो जुर्माना है वो इस पर लगा दें। तो कुल मिलाकर जो अभी जो मंशा है वो है एक उचित न्याय की। बुलडोजर एक्शन अपनी जगह है, लेकिन कानून का जो डंडा है वो अपनी जगह है। तो बुलडोजर पर जो जुर्माना लगाया गया ये हम आपको बताते हैं और किस तरीके से बुलडोजर पर जो जुर्माना लगा। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन का ये जो मामला है 2021 का है, जहां वकील, प्रोफेसर समेत जो 5 लोग हैं उनके घर ध्वस्त हो गए थे। इस कार्रवाई के खिलाफ पीड़ित लोग अदालत चले गए और अदालत में सुनवाई शुरू हुई। हार्ड कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो है ये बात निकली और इसके बाद सभी पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाल दी। याचिका में कहा, गैंगस्टर की प्रॉपर्टी समझकर हमारे घर तोड़ दिए, अतीक की संपत्ति से जोड़कर हमारे घर जमींदोज कर दिए गए, नोटिस जारी करने के 24 घंटे के अंदर ही बुलडोजर भी चला दिया गया। लंबी सुनवाई के चलते और काफी चली और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। कहा, अधिकारियों के बुलडोजर एक्शन अमानवीय है, अवैध है और प्रक्रिया में दूसरों की भावनाओं, अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया। देश में लोगों के रिहायशी घरों को ऐसे नहीं गिराया जा सकता और इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और इसके साथ पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों के अंदर मुआवजा देने की बात कही है और अब 6 हफ्ते के अंदर प्रयागराज विकास प्राधिकरण मुआवजा भी देगा। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यही है। और उसके बाद अब आपको बताते हैं कि जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें कि किस तरीके से वहां पर अंबेडकर नगर में ये बिल्डिंग ध्वस्त की जा रही थी और उस वक्त जो छोटी बच्ची है अपने हाथों में किताब लेकर भागी और जज ने इसे हैरान करने वाला विजुअल बताया। तो कुल मिलाकर 23 मार्च को यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। एक बच्ची इस सीन को देखते हुए अपनी किताब को लेकर दौड़कर भागती है, जरा देखिए। आप आइए, तो समझना बेहद जरूरी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती है, बुलडोजर एक्शन क्यों ना हो, कैसे हो, कितने घंटों में हो और कैसे इसे अंजाम दिया जाए। तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। डाक के जरिए प्रॉपर्टी मालिक को नोटिस भेजा जाएगा। इसके साथ प्रॉपर्टी की दीवार पर नोटिस चस्पा होगा जिसमें लिखा होगा और नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा और इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। प्रक्रिया के लिए जो है डिजिटल तरीके से इसे अपनाया जाएगा। इसमें कार्रवाई का नोटिस और ऑर्डर अपलोड होगा। प्रॉपर्टी मालिक के तर्क तय होंगे, अधिकारी सुनेंगे इसे, रिकॉर्डिंग इसकी होगी और इसके बाद फाइनल ऑर्डर जारी हो जाएगा। ऑर्डर में प्रॉपर्टी गिराने या ना गिराने की वजह भी लिखी होगी। ऑर्डर जारी होने के बाद 15 दिन तक कार्रवाई नहीं होगी ताकि प्रॉपर्टी मालिक खुद उसे गिरा सके या फिर वहां से हटा सके। अगर ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया जाता तभी बुलडोजर चलेगा। प्रॉपर्टी गिरने के दौरान की जो पूरी वीडियोग्राफी है उसे भी करना होगा और कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है म्युनिसिपल कमिश्नर को सौंपा जाएगा।
अगर इस गाइडलाइन में चूक होती है तो अवमानना का मामला चलेगा। अगर गिराई गई प्रॉपर्टी को बनवाने का खर्च या मुआवजा भी उस वक्त देना पड़ सकता है, तो इस पैसे का भुगतान जिम्मेदार अधिकारी अपनी जेब से करेंगे। तो यह एक कड़े नियम है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने क्या कहा, यह भी सुनिए। कहीं अतिक्रमण होता है, वो खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है, तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है। और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते। एक पादरी जो कि रेप का आरोपी नहीं बल्कि दोषी है, उसकी कहानी बताते हैं। यह रेपिस्ट पादरी को उम्र कैद की सजा दी गई है और रेपिस्ट पादरी मोहाली में बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जघन्य अपराध इसने किया था, एक लड़की के साथ बलात्कार यानी कि दुष्कर्म की घटना को उसने अंजाम दिया था। अब मोहाली में जब इसकी सुनवाई हुई, उम्र कैद की सजा हुई, उसके बाद पीड़िता भी सामने आती है और उसने न्याय को लेकर के अपनी उम्मीद को और भी मजबूत किया। क्या कहा, सुनिए। मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे साथ जो भी इंसाफ हुआ है मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे साथ जो भी इंसाफ हुआ है मैं बहुत खुश हूँ। बजिंदर सिंह वही पादरी है, लोगों को भ्रम में डालता है, ढोंग करता है, पाखंड करता है और बेहोश करने का नाटक करता है, ठीक करने का दावा करता है। देखिए किस तरीके से वो लोगों को ठग रहा है, ढोंग कर रहा है, जरा सुनते जाइए। इसके जॉइंट खुल जाए यीशु मसीह के। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इसकी हड्डियां अब से इसके जॉइंट खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी चंगाई को महसूस किया। को शाबाश, उठो। वाओ, चंगाई को महसूस कर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इसकी हड्डियां अब से इसके जॉइंट खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी चंगाई को महसूस किया। तो यह समझना होगा, पादरी बजिंदर सिंह की उम्र अब जेल में कटेगी। जब तक जिंदा रहेगा जेल में रहेगा, क्योंकि कोर्ट ने बजिंदर को ताउम्र सजा सुनाई है। 28 मार्च को रेप का दोषी पाया गया था। सजा के बाद पादरी बजिंदर सिंह कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा और सजा से बचने के लिए पादरी बजिंदर ने कोर्ट में पैतरे चले। कहा मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पत्नी बीमार रहती है, ये उसने कहा कि मैं सोशल व्यक्ति हूं, मेरी टांग में रॉड डली हुई है, इसलिए मुझ पर रहम की जाए। मगर कोर्ट ने उसकी कोई भी दलील नहीं सुनी, उसे खारिज किया और फैसले के बाद उसे पटियाला कोर्ट भेज दिया गया। इस मामले में पादरी बजिंदर इकलौता आरोपी नहीं था, एक और पादरी समेत कुल 6 लोगों पर मुकदमा चल रहा था। कोर्ट ने 4 को बरी कर दिया और ट्रायल के दौरान एक की मौत हो गई। इस सजा से बचने के लिए बजिंदर ने कई और पैतरे आजमाए। महिला पर क्रॉस केस दर्ज कराए गए, झूठे केस दर्ज करवाए गए, बात नहीं बनी तो 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। बजिंदर ने पीड़ित महिला से 2018 में रेप किया था। बजिंदर ने उस महिला को अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का कहना था कि वो विदेश में बसना चाहती थी। उसने इसके लिए पादरी बजिंदर सिंह से संपर्क किया। बजिंदर सिंह उसे मोहाली स्थित अपने घर ले गया, जहां उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो बनाया। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी तक दी। महिला की शिकायत पर केस दर्ज हो गया और कोर्ट ने आज 7वें साल में यह फैसला सुनाया। बजिंदर हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला, उसकी जो पूरी प्रोफाइल है हम आपको बता रहे हैं। 15 साल पहले मर्डर केस में वो जेल जा चुका है और जेल से छूटने के बाद ईसाई धर्म उसने अपना लिया। ईसाई धर्म अपनाने के बाद उपदेश देने लगा। चंडीगढ़ में ताजपुर चर्च की उसने स्थापना कर दी और चर्च के प्रति रविवार जो है वो प्रार्थना करता था। चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम से सुर्खियों में वो आया। भारत में इस चर्च के 20 और विदेश में 12 शाखाएं हैं, जहां चमत्कार से बीमारी ठीक करने का दावा वो करता रहा। बजिंदर लोगों की समस्याएं दूर करने का दावा करता था। यूट्यूब पर इस रेपिस्ट पादरी के 37 लाख से ज्यादा फॉलोवर भी हैं जो उसे फॉलो करते हैं। लेकिन जो पीड़िता है उसके वकील ने क्या कहा है, किस तरीके से आगे इस केस को ले जाने की बात कही है, वो भी सुनिए। फैसले में सबसे पहले, क्योंकि एक हिंदी में कहावत है कि हाथी के पैर के नीचे सबका पैर होता है, जब किसी को आजीवन कारावास हो जाती है, टिल लास्ट ब्रेथ ही हैज़ टू स्टे बिहाइंड द बार, तो उससे बड़ी तो सज़ा कोई हो नहीं सकती है। तो इसको सबसे बड़ी सज़ा कोर्ट ने इसके जुर्म के हिसाब से बिल्कुल सही न्याय करते हुए इतनी बड़ी सज़ा जो सुनाई है। क्रिश्चियनिटी के और बड़े जो हायर पेडेस्ट्रियल हैं उनको भी इसके एक्ट को कंडेम करना चाहिए। अब जबकि ये प्रूव हो चुका है और कोर्ट ने सज़ा सुना दी है, कम से कम इसको
किसी भी तरह की क्रिश्चियन अथॉरिटीज़ की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे साथ जो भी इंसाफ हुआ है मैं बहुत खुश हूँ। मैं पंजाब की लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ, आप सामने आओ, जिनके साथ गलत हुआ है सामने आओ, जिनके साथ पैसों का हेर फेर हुआ है वो भी सामने आओ, क्योंकि इसके बहुत सारे काले चिट्ठे हैं जो भी खुलने बाकी हैं। तो एक घटना में सजा हुई, लेकिन उसका जो पूरा जो इनकी कुंडली है वो ये बताती है कि ये शुरू से ही अपराधी रहे। अपने दफ्तर में महिला के साथ मारपीट करता हुआ ये पादरी नजर आता। जरा देखिए कि ये किस तरीके से जब तक जिएगा जेल में तो रहेगा, लेकिन इसकी जो क्राइम कुंडली है वो अब सबके सामने आ चुकी है। एक महिला के साथ बदसलूकी, उसके साथ मारपीट, उसे झापड़ मार रहा है और ये वीडियो भी अब सामने आ गया है। तो ये आदतन अपराधी है, ये सुधरने वाला नहीं है। अब जो गिड़गिड़ा रहा है वो नाटक कर रहा है बचने के लिए। बजिंदर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। पादरी बजिंदर सिंह पर 2 और गंभीर केस दर्ज हैं। एक मामला भी हाल में 16 मार्च को सामने आया, जब उसने अपने चंडीगढ़ दफ्तर में महिला से मारपीट की, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। चंडीगढ़ के दफ्तर की सीसीटीवी फुटेज में उसकी हरकत कैद हो गई, जिसमें अपने दफ्तर में एक महिला पर कॉपी फेंकता दिख रहा है उसके चेहरे पर। उस दौरान बजिंदर सिंह ने उस महिला को थप्पड़ ही मारा और यह महिला बजिंदर के साथ करीब 14 सालों से काम करती थी। इस मामले में उसके खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज हैं। बीएनएस की धारा 74, जिसमें महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला शामिल है। बीएनएस की धारा 115, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना इसमें शामिल है। बीएनएस की धारा 351, आपराधिक धमकी देने का। और बजिंदर पर एक दूसरा मामला भी है, जो एक महिला के यौन उत्पीड़न का मामला है और आरोप है कि इसने चर्च में महिला के साथ गलत हरकत की। उसने जालंधर में द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम में यह हरकत की। बजिंदर पर उस महिला को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है और इस मामले में उसके खिलाफ कई धाराओं में, कई सेक्शन में आरोप दर्ज हैं। आईपीसी की धारा 354A की बात करें, जिसमें यौन उत्पीड़न है। आईपीसी की धारा 354D, जिसमें पीछा करना। इसके अलावा 506, जिसमें आपराधिक धमकी। ये सारी धाराएं इसके ऊपर हैं, लेकिन जो यह आदतन अपराधी है वो मानने वाला नहीं है और वो लगातार ऐसी हरकतें करता रहेगा। तो कुल मिलाकर जो सामने है स्थिति, अब वो जेल में रहेगा, जेल में सड़ेगा, उससे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। अगली खबर की तरफ हम जरा रुक करते हैं और अगली खबर है दिल्ली पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, जहां पर सबसे पहली तस्वीर है कपिल मिश्रा की, जो बीजेपी के लीडर हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। और इनकी मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली दंगों से इनका नाम जुड़ रहा है और इसी मामले में अब इनके ऊपर सुनवाई की बात कही गई है कि इस मामले को सुना जाए और कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि यह अब सुनवाई योग्य है और एफआईआर भी यहां पर दर्ज की गई है। इसके बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में जब कपिल मिश्रा ने शपथ ली थी, यानी कि बहुत मजबूत नेता है, हिंदू चेहरे के तौर पर काफी मजबूत माने जाते हैं, और कपिल मिश्रा पर जो एफआईआर का जो एक शिकंजा लगा है, तो एक झटका जो है बहुत बुरी तरीके से इन्हें अपने शिकंजे में ले रहा है। कपिल मिश्रा की जो कहानी है वो कैसे कैसे आगे बढ़ती है, क्या इसके पीछे हुआ, 2020 में क्या हुआ था और इनकी भूमिका जिसको तलाशा जा रहा जांच के दायरे में, उसे भी जानते हैं। दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका लगा। दिल्ली की एक कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित भूमिका पर एफआईआर दर्ज होगी और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश की गई सामग्री के आधार पर उनकी उपस्थिति जो है करदमपुरी के इलाके में थी और ये एक संज्ञेय अपराध पाया गया है जिसकी जांच की जानी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की दलील को दरकिनार कर दिया। मोहम्मद इलियास की याचिका पर कोर्ट ने आदेश दिया है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे से ठीक पहले यह दंगा हुआ था, जिसे बीजेपी समेत सत्ता पक्ष के लोगों ने एक साजिश करार दिया था। चलिए इस पर जो खासकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या कह रही है, क्योंकि इससे पहले कपिल मिश्रा किसी दूसरे दल में थे, बीजेपी में आए, तो अब सुनवाई होगी, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। क्या कहते हैं लोग, सुनिए। कोर्ट के आदेश पे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। ये दिल्ली पुलिस के लिए शर्म की बात है। कपिल मिश्रा को एक भी दिन
मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। दंगों के अंदर जो भी लोग आरोपी थे उन सबको गिरफ्तार किया गया था। कपिल मिश्रा को भी तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो अब तक जेल में हैं, तो इनको एक दिन भी जो है बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, इनको गिरफ्तार। भाजपा की लाख कोशिश के बाद भी आज कोर्ट ने पाया कि कपिल मिश्रा वहां थे, उस स्थान पर थे और उनके ऊपर और जांच होनी चाहिए। क्या ऐसे व्यक्ति को रेखा गुप्ता जी अपनी कैबिनेट में रखेंगी? क्या ये मिनिस्टर होने लायक हैं? जो भी 2020 के दंगों के आरोपी थे सब अरेस्ट हो गए, एक यही बचे थे, इनको भी तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। तो जब कपिल मिश्रा आपके थे तो सब कुछ साफ था, लेकिन उनके हुए तो कई दाग हैं उनमें। चलिए, कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपने तरीके से इस मसले को देख रहा। अगली खबर यह है कि सीएजी रिपोर्ट ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक नहीं, कई रिपोर्ट्स आनी है। अब तो प्रदूषण पर, दिल्ली में फैले प्रदूषण पर रिपोर्ट आ रही है और यह रिपोर्ट एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। तो रिपोर्ट को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम और शमन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2 की तो रेखा गुप्ता की सरकार सीएजी की हर रिपोर्ट को टेबल कर रही है और कह रही है कि हर जगह से जहां जहां गलतियां हैं उसे ढूंढ निकालेंगे। आइए देखते हैं काला चिट्ठा क्या कहता है। दिल्ली में प्रदूषण का हाल बुरा है। सीएजी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा में आज सीएजी रिपोर्ट पेश की गई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की। सीएजी की इस रिपोर्ट में तमाम कमियां गिनाई गई हैं जिसकी वजह से दिल्ली के लोग प्रदूषण में रहने के लिए मजबूर हैं। पहला यह कि सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा नहीं दिया। पहला यह कि 9000 के मुकाबले केवल 6750 बसें उपलब्ध कराई गई। इनमें ज्यादातर बसें डिपो में खड़ी थी या फिर कम दूरी चलती थी। दूसरा यह कि दिल्ली देश की राजधानी है लेकिन व्यवस्था चरमरा गई। दूसरा यही कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। दूसरा, मोनोरेल या फिर लाइट ट्रांजिट रेल की कोशिशें नहीं की गई। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने पर किसी तरह का कोई फोकस नहीं किया गया। तीसरा यह कि सरकारी बसों की पॉल्यूशन जांच नहीं हो रही थी और करीब 6000 बसों में से केवल 3500 की पॉल्यूशन जांच की गई। इनकी 4 बार के बजाय केवल 1 बार पॉल्यूशन जांच की गई। तो ऐसी गाड़ियां चल रही थी। सरकारी बसों की फिटनेस जांच भी ठीक से नहीं की गई। चौथा यह कि प्रदूषण रोकने में सरकार ने बेहद लापरवाही बरती। दिल्ली में 4000 से ज्यादा डीजल वाहन दौड़ रहे थे। डीजल के ये सभी वाहन पॉल्यूशन सीमा पार कर चुके थे। ऐसे वाहनों को पीयूसी दिया गया जो इसके लायक नहीं थे। राजधानी में ऐसे वाहनों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी जो प्रदूषण बढ़ा रहे थे। सीएजी की यह 8वीं रिपोर्ट है जिसमें प्रदूषण का पूरा लेखा जोखा है और जानकारी के मुताबिक सीएजी की कुल 14 रिपोर्ट पेश होनी है। तो यह पूरा लब्बोलुआब है, लेकिन जो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं हैं वो अपनी जगह हैं और किस तरीके से हमलावर है बीजेपी के लोग, ये भी देखिए। प्रदूषण के ऊपर है, दिल्ली की सांसों के ऊपर है। दिल्ली जब सांसों से जूझती है, AQI बढ़ जाता है, उसमें रोकने के लिए भी सरकार ने किस तरह तरह के भ्रष्टाचार किए हैं, चाहे वो मैन पावर लगानी हो, चाहे वो मशीनें लगानी हो। तो अभी कैग रिपोर्ट में निश्चित रूप से डिटेल आएगी और दिल्ली में जो सरकार ने भ्रष्टाचार किए हैं, जो मिसरूल किया है, वो लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है उस पर आप चर्चा नहीं करा रहे, जो उस पर राजनीति करनी है आपको, इसका मतलब चर्चा नहीं करना चाह रहे। आप सीएजी के नाम पे गंदी राजनीति करना चाह रहे हैं। तो सदन में आपको राजनीति करने के लिए भेजा है, सदन में दिल्ली जनता ने भेजा है कि दिल्ली के मुद्दों पर बात। आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, यही कारण है कि इस कैग रिपोर्ट को अभी तक ये दबाकर बैठे थे। क्या छुपाने को था जो नहीं दिखा रहे थे। कैग रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, उसके आधार पर एक कमेटी बनेगी, कमेटी फिर अपनी सिफारिशें देगी और कमेटी को लगेगा कि इसके अंदर तथ्य और सबूत हैं तो उस पर फिर विजिलेंस की जांच भी हो सकती है। मुख्यमंत्री महोदया ने संकल्प लिया था कि पहले ही दिन से हम सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे। एक एक करके जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है, हर रिपोर्ट में ये आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सारे मंत्रिमंडल और उनकी सरकार हर विभाग में भ्रष्टाचार कर रही थी, कमीशन खा रहे थे और दिल्ली की जनता को लूटने का काम उन्होंने किया। ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये कोई पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है और हर विभाग में अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। ये सच दिल्ली की जनता के सामने विधानसभा के माध्यम से आएगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। आज का दिन है 1 अप्रैल, तारीख याद है आपको, लेकिन मोदी ने आज के दिन जो तोहफा दिया था आज से लागू हो गया। अब लागू हो गया है मोदी का तोहफा, और मोदी ने किस तरीके से आम लोगों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा था। आम बजट की हम याद दिला रहे हैं, जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही थी, आम लोगों की जेब का ख्याल, उनकी मनस्थिति का ख्याल, और सबसे बड़ी बात उनके लेखे जोखे का भी ख्याल था। इनकम ऑफ 12 लाख रुपीस। तो मंशा स्पष्ट थी सरकार की। सरकार चाहती है कि जेब पर कम बोझ पड़े और जो लोग हैं वो निश्चिंत हो जाए, और सबसे बड़ी बात कि जो लोगों की जो महत्वाकांक्षा है वो अपनी जगह सेट हो जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आम लोग हैं, इन्हें बजट से मतलब है, अपनी जेब टटोलते हैं, और इन जेब को टटोलते हुए वो जानना चाहते हैं कि सरकार ने उनके लिए क्या किया। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, असरदार है, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया, सरकार ने उसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की। तो चलिए अब आपको बताते हैं, 2025-26 का बजट आज से लागू हो गया। सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव कर दिए और बजट में नौकरी पेशा वालों के लिए एक बड़ा ऐलान था। सरकार के 6 बड़े ऐलान आज से अमल में आ गए हैं। पहला यह कि 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। शर्त यह कि आपको न्यू टैक्स रिजिम अपनाना होगा। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, मतलब कि नौकरी पेशा वालों को 12,75,000 रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजिम में 20 से 24 लाख की इनकम पर 25% टैक्स रखा हुआ है। दूसरा यह बदलाव होगा कि टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स में एक बड़ा बदलाव हुआ। रेंट से होने वाली आय पर टीडीएस की सीमा 6 लाख रुपए होगी, मतलब पहले तकरीबन 2.5 लाख 2,40,000 पर टीडीएस कटता था, अब 6 लाख पर कटेगा। अब वरिष्ठ नागरिकों को एफडी से मिलने वाले ब्याज पर राहत मिल गई है। यहां वरिष्ठ नागरिकों से 1 लाख के ब्याज पर टीडीएस लिया जाएगा। पहले 50,000 के ब्याज पर उन्हें टीडीएस देना पड़ता था। प्रोफेशनल सर्विस से इनकम पर भी राहत मिली है, अब उन्हें 30,000 के बजाय 50,000 पर टीडीएस देना होगा। अब तीसरा बदलाव, टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एक्ट सोर्स भी बदल दिए गए हैं। विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टीसीएस लगाया जाता है। पहले 7 लाख रुपए भेजने पर टीसीएस लगता था, अब यह 10 लाख पर लगेगा। अगर बैंक के जरिए पैसा भेजा जाएगा तो उस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। चौथा यह कि अब 48 महीने तक अपडेटेड टैक्स रिटर्न भरे जा सकते हैं। पहले यह छूट जो थी केवल 24 महीने यानी 2 साल के लिए रखी गई थी। इससे टैक्स पेयर्स को गलतियां सुधारने के लिए ज्यादा वक्त भी मिलेगा। पांचवा बदलाव, यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी बदल दिया गया है। अब यूलिप का जो प्रीमियम है हर एक साल 2.5 लाख से अधिक है तो वो कैपिटल होगा, जिसका मतलब यह है कि यूलिप से होने वाले फायदे पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यूलिप की प्रीमियम का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, जिसका फायदा निवेशक को मिलता है, अब उस पर टैक्स लगेगा। तो यह पांचवा। तो कुल 5 बदलाव हमने आपको बताए। अब नरेंद्र मोदी कितने खुश थे, उत्साहित थे इस बजट को लेकर कि आम लोगों को फायदा पहुंचेगा, यह सरकार की उपलब्धि थी। क्या कह रहे थे, सुनिए। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। चलिए अब उस खबर की तरफ चलते हैं जो नया है, अद्भुत है, क्योंकि सुनीता विलियम्स बहुत कुछ कह रही हैं। 286 दिन अंतरिक्ष में गुजारने के बाद जब वो धरती पर लौटी तो उन्होंने कहा कि भारत अद्भुत है और अविस्मरणीय है। आप देख पा रहे हैं सुनीता विलियम्स जब 286 दिन अंतरिक्ष में गुजारने के बाद जब लौटी, पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में खुशी थी। लोगों ने जाना कि अंतरिक्ष में जाना एक प्रक्रिया है, लेकिन लौटना भी उससे ज्यादा कठिन प्रक्रिया है। अब इसके बाद 13 दिन बाद सुनीता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहा यह भी आपको जानना चाहिए।
चलिए, सुनीता विलियम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अद्भुत कहा। जब ऊपर से उन्हें कहा गया कि भारत कैसा लगता है दिखने में, तो उन्होंने भारत के बारे में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। अब उसके बाद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि गगनयान मिशन के लिए 4 पायलट चुन लिए गए हैं। एक ये भी बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि एक भारत के पहले मानव मिशन की जो तैयारी है वो हो चुकी है। ये वो 4 पायलट हैं और गगनयान मिशन के लिए इनका चुनाव हुआ है। तो सुनीता विलियम्स खुश हैं। भारत के बारे में जब पूछा गया तो बहुत बड़ी बात कही। कई और चीजें हम आपको बताएंगे जो खास हैं, खासकर सुनीता विलियम्स को लेकर, ये हम जरूर आपको बताने वाले हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि सुनीता विलियम्स 19 मार्च को स्पेस स्टेशन से वापस लौटी और अंतरिक्ष से वापस आने के 13 दिन बाद सुनीता ने मीडिया से बात की। इस दौरान सुनीता ने भारत को लेकर कई बातें कही। सुनीता ने कहा, अंतरिक्ष से भारत अद्भुत नजर आता है। अंतरिक्ष से हिमालय का नजारा शानदार है। लगता है जैसे लहरें उठ रही हो और भारत में नीचे की तरफ गुजर रही हो। हर बार जब हिमालय के ऊपर से गुजरे तो साथी वुच ने हिमालय की अविश्वसनीय तस्वीरें खींची। भारत में बड़े शहरों से छोटे शहरों तक लाइट्स का नेटवर्क दिखता है। रात की रोशनी में भारत अविश्वसनीय लगता है। भारत आने के सवाल पर सुनीता विलियम्स ने कहा, मैं निश्चित तौर पर अपने पिता के देश आऊंगी। मैं एक्सओम मिशन को लेकर काफी उत्साहित हूं। मिशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को लेकर मैं खुश हूं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री जान पाएंगे स्पेस स्टेशन कितना अलग होता है। भारत महान देश और अद्भुत है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी जगह बना चुका है। मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूं। तो सुनीता विलियम्स ने यह बात कही और सुनीता विलियम्स ने जो कहा उस पर जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरीके से कह रहे हैं और एक्सियोम को लेकर भी उन्होंने क्या कहा है, ये भी सुनाते हैं। वास्तव में अंतरिक्ष में हैं तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली ये ट्रेनिंग जरूरी थी, क्योंकि जब भी हमारी डॉकिंग मनूवर हुआ है बगैर किसी तकलीफ के, हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, इसकी जरूरत थी। बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। भारत अद्भुत है। हर बार जब हम हिमालय के ऊपर से गुजरे, बुच ने हिमालय की अविश्वसनीय तस्वीरें खींची। अंतरिक्ष से हिमालय का नजारा शानदार है। ऐसा लगता था जैसे लहरें उठ रही हों और भारत में नीचे की ओर बह रही हों। भारत के बहुत सारे रंग हैं। पूरे भारत में बड़े शहरों से छोटे शहरों तक लाइट्स का नेटवर्क दिखता है जो रात में अविश्वसनीय लगता है। दिन में हिमालय को देखना अद्भुत था। तो आपने देखा कि किस तरीके से सुनीता विलियम्स ने कहा, लेकिन 4 दशक पहले राकेश शर्मा ने भी कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और अगली खबर यह है कि बांग्लादेश के यूनुस षड्यंत्र रच रहे हैं और प्रोग्रामिंग तय कर रहे हैं भारत को नीचा दिखाने के लिए। चीन के साथ यूनुस की साजिश जो है अब बेनकाब हो गई है, क्योंकि यूनुस जब चीन यात्रा पर गए थे, हाथ मिलाया था शी जिनपिंग से, उस वक्त ही इन्होंने जो बयान दिया वो बयान ये बताता है कि वो कहां पर निगाहें और कहां पर निशाना लगाना चाह रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि किस तरीके से ये जो रणनीति बनी और उस हिसाब से इन्होंने वो बातें कही थी। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। तो शी जिनपिंग को आप देख पा रहे हैं और एक छोटी सी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उस रिपोर्ट में भी ये बातें स्पष्ट होंगी कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। भारत के पूर्वी हिस्से के साथ राज्य जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, चारों ओर से जमीन से घिरे हैं। बांग्लादेश इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक है। मोहम्मद यूनुस के चीन में दिए गए बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। चीन में यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर बयान दिया। यूनुस चीन के जरिए इस इलाके में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। भारत के पूर्वी हिस्से के साथ राज्य जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, चारों ओर से जमीन से घिरे हैं। बांग्लादेश इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक है।
सवाल यही है कि क्या यूनुस की नजर चिकन नेक पर है? क्या चीन के साथ मिलकर यूनुस भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूनुस के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। चिकन नेक यूनुस का बयान चिकन नेक गलियारे की रणनीतिक अहमियत को उजागर करता है। इस सकरे कॉरिडोर को काटकर पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से अलग करने की साजिश को पहले भी देखी गई है। तो सवाल है कि क्या यूनुस चीन के साथ मिलकर कोई गंभीर साजिश रच रहे हैं? उनकी मंशा क्या है, क्या बताने की, आइए इसे भी समझते हैं। हम आपको बताएं कि क्या मोहम्मद यूनुस चीन के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं? यही एक बड़ा सवाल है कि यूनुस ने चीन में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बयान दिया। यूनुस ने कहा भारत के पूर्वी हिस्से में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है। ये चारों ओर से जमीन से घिरे हैं, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है। बांग्लादेश क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक है। इस क्षेत्र में व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं। यूनुस ने चीन से बांग्लादेश में निवेश बढ़ाने की अपील की और यूनुस के निवेश वाले ऑफर को आशंका से देखा जा रहा है। यूनुस ने अपने बयान में नॉर्थ ईस्ट राज्यों का जिक्र किया। सवाल है कि चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश की मंशा क्या है? असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूनुस के बयान की निंदा कर डाली। हिमंता ने कहा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यह दावा कर रही है वो पूर्वोत्तर भारत के लिए समुद्री पहुंच की संरक्षक है। यह बयान भारत की संप्रभुता पर अनुचित टिप्पणी है। चिकन नेक के आसपास सड़क और रेल नेटवर्क विकसित किए जाएं। भारत सरकार को वैकल्पिक मार्गों की तलाश भी करनी चाहिए जो चिकन नेक को बाईपास करते हुए पूर्वोत्तर को एक तरीके से जोड़ पाए। और चिकन नेक को भारत का सबसे मजबूत सुरक्षा गलियारा भी माना जाता है। इस रास्ते से आज तक किसी दुश्मन की साजिश कामयाब नहीं हो पाई। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कुछ दिनों पहले भी बयान दिया था सिलीगुड़ी कॉरिडोर कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत कड़ी है भारत के लिए। चिकन नेक हमारा सबसे मजबूत क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में पूरी फोर्स तैनात है। यहां कभी भी एक साथ यहां मौजूद फोर्स हो सकती है। तो कुल मिलाकर चिकन नेक को कमजोर समझना सही नहीं है। अब चलिए आपको इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सुनाते हैं कि किस तरीके से जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं। चलिए मोहम्मद यूनुस का हम बयान सुनाते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने जब चीन के साथ जो बयान दिया वो क्या था और हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या विकल्प के तौर पर अपनी बात रखी। Eastern part of India called Seven Sisters. भारत के पूर्वी हिस्से के 7 राज्य जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है चारों ओर से जमीन से घिरे हैं जिनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। बांग्लादेश इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक है। यहाँ पर व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं। चीन को यहाँ निवेश करना चाहिए। Assam is connected. यूनुस का बयान चिकन नेक गलियारे की रणनीतिक अहमियत को उजागर करता है। इस सकरे कॉरिडोर को काटकर पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से अलग करने की साजिश को पहले भी देखी गई है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम चिकन नेक के नीचे और आसपास मजबूत सड़क और रेल नेटवर्क विकसित करें, साथ ही वैकल्पिक मार्गों की तलाश करें जो चिकन नेक को बाईपास करते हुए पूर्वोत्तर को जोड़ सकें। और चलिए बात करते हैं मलेशिया में लगी उस आग की जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में है। ये आग की लपटें ये बता रही है कि मलेशिया में किस तरह से आग लगी और ये बताया गया कि मलेशिया की जो ये आग थी ये गैस पाइपलाइन में लगी जिसे बुझा पाना इतना आसान नहीं लग रहा था। इसने तकरीबन आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन में भीषण आग लगी थी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के पास सेंगकोर राज्य के पुत्रा हाइट्स के पास ये चीजें हुई। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आग लगी कैसे, इसके कारण क्या थे और इतनी बड़ी आग के पीछे क्या हुआ। मलेशिया में गैस पाइपलाइन के फटने से भीषण आग लग गई और यह हादसा सुबह तकरीबन 8:10 पर हुआ था। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गैस पाइपलाइन में आग से भयानक विस्फोट हो रहे थे जिसकी लपटें उठी, जिसने घरों की खिड़कियां और दरवाजे हिलते हुए नजर आ रहे थे। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन सभी घरों को खाली करवाने में जुट गया, लेकिन करीब 50 मकान इस भीषण आग की चपेट में आ गए, जलकर खाक हो गए और 100 से ज्यादा लोग आग में झुलस गए। यह हादसा जहां हुआ वहां पर 3 और गैस स्टेशन मौजूद थे। फिलहाल एहतियातन सभी गैस स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और अब इस हादसे का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे सभी लोग देख पा रहे हैं। तो यह आग कैसे लगी और इसके कारण क्या थे, सब कुछ सामने है। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर 50 घरों को इन्होंने जलाकर राख कर दिया। हालांकि ऐसी आगे संभावना ना हो आग की, इस पर सबकी नजर है। तो आज
ये भारत की बात में बस इतना ही। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, आबाद रहें, खुश रहें और देखते रहें रिपब्लिक भारत। जय हिंद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH